क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर गितेन सिंह और हम पढ़ रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी। और बेटा प्लांट फिजियोलॉजी के जिस चैप्टर में अभी हमें हुआ है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन को हम पढ़ रहे हैं। और अभी तक बेटा क्या क्या देख चुके हैं? अभी तक हम देख चुके हैं फेफर कॉस्चेप पाथ क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, रेस्पिरेशन की जरूरत क्यों होती है। हमने ये भी देखा क्रेब्स साइकिल क्या होता है, लिंक रिएक्शन क्या होता है। और पिछली क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी, इसमें हमने देखा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैसे काम करता है, कॉम्प्लेक्स 1 क्या होता है, कॉम्प्लेक्स 2 क्या होता है, कॉम्प्लेक्स 3 क्या होता है, कॉम्प्लेक्स 4 क्या होता है। क्लियर? चलिए, तो आज जो मैं आपसे क्वेश्चन करने वाला हूं बेटा, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके आप मुझे आंसर करेंगे, फिर हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। आपको बतलाना है, चलिए आपको बताना है, आप बताइए मुझे कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेकंड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स थर्ड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स 4 क्या होता है, नाम बताना है कि, और कॉम्प्लेक्स 5 हम किसको कहते हैं, कॉम्प्लेक्स 5 हम किसको कहते हैं। आपको बताना है कौन सा मोबाइल कैरियर होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में किस मॉलिक्यूल को हम मोबाइल कैरियर कहते हैं। क्लियर? तो आपके सामने कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, जिनके आपको आंसर करने, आपको बताना है कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेकंड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स थर्ड का नाम बताइए, कॉम्प्लेक्स 4 क्या होता है, कॉम्प्लेक्स 5 क्या होता है, और मोबाइल कैरियर जो इलेक्ट्रॉन को जो है मूव कराता है, वो मोबाइल कैरियर कौन सा साइटोक्रोम होता है। ठीक है, आपको ये भी बताना है कि आपके पास है आपके पास साइटोक्रोम ए है, साइटोक्रोम A3 है, आपके पास साइटोक्रोम C1 है, आपके पास साइटोक्रोम B है, साइटोक्रोम आपके पास जो है वो C है। के तो ये मैंने आपको 5 रैंडमली लिखे, मैंने 5 साइटोक्रोम रैंडमली लिखे। मेरी क्वेश्चन को सुनिए ध्यान से, आज आपको क्वेश्चन पे आंसर कर रहे हैं, बहुत बड़े सारे क्वेश्चन के। आपको मैंने जो है 5 साइटोक्रोम रैंडमली लिख दिया, मैं इनको नंबर देता हूं। साइटोक्रोम A को मैंने नंबर 1 दिया, साइटोक्रोम बी को मैं साइटोक्रोम A3 को मैंने नंबर 2 दिया, साइटोक्रोम C1 को मैंने नंबर 3 दिया, साइटोक्रोम बी को मैंने नंबर 4 दिया, साइटोक्रोम सी को मैंने नंबर जो है 5 दिया। तो आपको बताना है कि इनका सही क्रम क्या होगा। ठीक है, आपको बताना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि साइटोक्रोम सी पहले आता है तो 5 पहले लिखिएगा आप, क्या फिर आपको लगता है साइटोक्रोम A3 बाद में आता है तो 5 के बाद 2 लिखिएगा। तो सही क्रम क्या होगा इसका, 1 2 3 4 5, मैंने 5 साइटोक्रोम दे रखे हैं, आपको इनको सही क्रम में अरेंज करना है। ठीक है, आपको नंबर्स का इस्तेमाल करना है और सही क्रम में अरेंज करना है। क्लियर? फिर हमने देखा था कि एटीपी सिंथेस क्या होता है, हमने ये भी देखा था कि NADH2 से जो है हमको जो है वो 3 एटीपी मिलते हैं, FADH2 से हमको 2 एटीपी मिलता है। क्लियर? ठीक है, चलिए, तो हमने देखा था बेटा कि मोस्ट ऑफ दी हमारा एनर्जी जो है वो कहां बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। और जो क्रेब्स साइकिल में कई सारे NADH2 निकले थे, FADH2 बने थे, और उनका इस्तेमाल हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में करते हैं। ठीक है, ये क्रेब्स साइकिल है। अब आपको एक देखो बेटा, मैं आज कुछ क्वेश्चन करता हुआ चलूंगा जिनके आप मुझे आंसर करते जाना। आपको ये बताना है कि एक क्रैब साइकिल में यदि एक क्रैब साइकिल में जो कुछ भी मिलता है सबको यदि हम एटीपी में कन्वर्ट करें, ठीक है, चाहे NADH2 मिलता हो, चाहे FADH2 मिलता हो, चाहे GTP मिलता हो, सबको एटीपी में कन्वर्ट करें तो एक क्रैब साइकिल से कुल एटीपी की प्राप्ति कितनी होती है। यानी एक क्रैब साइकिल से कुल हमको कितने एटीपी मिलेंगे, ये आपको बतलाना है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए आप, कि एक क्रैब साइकिल में जो भी NADH2 मिलते हो, जो भी FADH2 मिलते हो, जो भी GTP बनता हो, आपको सबको एटीपी में कन्वर्ट करना, बताना है कि कुल कितने एटीपी आपको एक क्रैब साइकिल से मिलते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, आपको बताना है कि एक पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल से कितने एटीपी हमको मैक्सिमम मिल सकते हैं, यानी कितने मैक्सिमम एटीपी हमको एक पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल से मिल सकते हैं। एक पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल से कुल कितने एटीपी हमको बेटा मिल सकते हैं। आपको यह भी बतलाना है कि एक एसिटाइल को एंजाइम ए के मॉलिक्यूल से मैक्सिमम एटीपी हमको कितने मिल सकते हैं, आपको यह बताना है।
सुनते हैं ना क्वेश्चन के, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के एमसीक्यू हैं जिनके आपको आंसर करने हैं, आप आंसर करेंगे और आपको मैं पढ़ा चुका हूं, आपको उसका उत्तर मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर हमने प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे बनता है, इंटर मेम्ब्रेन से पेरीमाइटोकॉन्ड्रिया स्पेस में प्रोटॉन इकट्ठे होते हैं, इस पर भी हमने पिछली क्लास में बात किया था बेटा। ठीक है, क्लियर। हमने पिछली क्लास में देखा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ऑक्सीडेटिव फास्ट प्रोडक्शन को देखा था, और ये वाला हमने जो 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 इमेज है बेटा, इसको हमने डिस्कस पिछली क्लास में किया था। क्लियर, ठीक है। हमने ये भी देखा था जब NADH2 जाएगा तो वो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को अपने इलेक्ट्रॉन देगा, 3 ATP का फॉर्मेशन होगा, FADH2 कॉम्प्लेक्स सेकंड को अपने इलेक्ट्रॉन देगा, फाइनली इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम Q के थ्रू किसके पास जाएंगे, कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे। ठीक है, ये हमने ETS पिछली क्लास में बेटा अच्छे से समझा हुआ है। ठीक है, तो क्रम आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे कि साइटोक्रोम का क्रम क्या होता है, जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था उसका आंसर भी यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, चलिए फिर हमने एनिमेशन देखा था, हमने कहा था कि प्रोटॉन ग्रेडियंट इकट्ठा होता है मेम्ब्रेन के अक्रॉस, इसके चलते जो है वो प्रोटोनोमोटिव फोर्स क्रिएट होगा और केमी ऑस्मोटिक थ्योरी काम करेगी और ATP जनरेट होगा यहाँ पे, है ना बेटा। और इसके बारे में हम डिटेल में पिछली क्लास में हमें भी देखा हमने, और हम ऑलरेडी फोटोसिंथेसिस के अंदर इसको देख चुके हैं। क्लियर। अब सिंपल सी बात है बेटा कि हमारी सेल जो है वो कैसे एनर्जी को स्पेंड करती है, कैसे फूड को इकट्ठा करती है। होता क्या है बेटा कि हमारी सेल जो है जब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो सेल इस्तेमाल करती है ग्लूकोज के। तो ग्लूकोज जो है वो क्या मॉलिक्यूल है जिसका हमारी सेल इस्तेमाल करती है रेस्पिरेशन में के। एक्स्ट्रा ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है तो इमरजेंसी के लिए के, यानी देखो दो तरीके होते हैं, हमारी बॉडी में फैट इकट्ठा, हमारी बॉडी में जो भी फूड है, हमारी बॉडी में जो भी फूड है वो इकट्ठा होता है दो फॉर्म में, एक फैट के फॉर्म में और दूसरा ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो कई बार सोचने में आता है कि ग्लाइकोजन लिवर में स्टोर होता है, फैट हमारे जो है सबक्यूटेनियस टिश्यू, हमारी स्किन के नीचे के टिश्यू में वहां इकट्ठा होता है ना। तो फैट में और ग्लाइकोजन में फर्क यह है कि ग्लाइकोजन जो होता है वो ऐसा है जैसे कि आप पर्स रखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल के मान लो मैं घर से बाहर निकलता हूं तो मेरे पास पर्स है, उस पर्स में मैंने कुछ 100 रुपया कुछ 1000 रुपया मैंने पर्स के अंदर डाल लिया कि भाई कभी जरूरत पड़ी, गाड़ी में पेट्रोल डालना हुआ तो मैं डाला सकूं, कहीं पार्किंग जो है करना हुआ तो पार्किंग का पैसा दे सकूं, कभी मान लो पुलिस ने फाइन कर दिया तो पुलिस के फाइन का पैसा दे सकूं के। तो पर्स में कुछ पैसे रखकर मैं चलता हूं, लेकिन मेरे पास टोटल जितने पैसे सब तो मैं सब पर्स में रखकर नहीं चल सकता हूं, तो बाकी पैसे जो एक्स्ट्रा होते हैं उनको मैं बैंक में रखता हूं। क्लियर। हर आदमी वही करता है कि आपके पास एक्स्ट्रा मनी आप बैंक में रखोगे और जितना पैसे खर्चे के लिए चाहिए आपको उतना पैसा आप जो अपने पर्स में रखोगे आप। ठीक है, तो होता यह है कि जो ग्लाइकोजन का स्टोरेज है बॉडी में वो वॉलेट के समान है, जो आप पर्स रखते हैं कि जरूरत पड़ने पे आपने पर्स निकाला और पैसा दे दिया। जैसे ही बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हुआ, ग्लाइकोजन ने ग्लूकोज को प्रोवाइड कर दिया, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। तो लिवर ये काम करता है, मसल्स ये काम करते हैं, तो ग्लाइकोजन का स्टोरेज कहां होता है, लिवर में होता है, मसल्स में होता है। तो ये वॉलेट के समान है, बटुए के समान है। जबकि आपकी बॉडी में जो फैट होता है वो बैंक के समान है, यानी फैट बार बार में फैट अपने आप को नहीं बर्न करे जब तक कि ग्लूकोज खत्म ना हो जाए, ग्लाइकोजन खत्म ना हो जाए। जब बटुए के पैसे खत्म हो गए तो ATM जाके पैसे निकालेंगे, बैंक से पैसे निकालेंगे हम, तो वो जो ATM है ना वो फैट है, मतलब जो बैंक है वो फैट सेल्स है, वहां से हम फिर फैट को निकाल के उसे एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना। तो ये तो बात की हमने कि हमारी बॉडी में फूड कैसे इकट्ठा होता है। अब आज हम जो है ये इतनी सारी प्रोसेस को पढ़ने के बाद हमने ग्लाइकोलिसिस को देखा, हमने लिंक रिएक्शन को देखा, हमने क्रेब साइकिल को देखा और हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को देखा। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बेटा एकदम याद रहना चाहिए। जैसे NADH2 ने अपने इलेक्ट्रॉन FMN को दिए, FMNH2 बन गया, FMNH2 ने अपने इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम Q को दिए, कोएंजाइम QH2 बन गया, कोएंजाइम QH2 ने अपने इलेक्ट्रॉन जो है साइटोक्रोम B को दिए, साइटोक्रोम B ने अपने इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C1 को दिए, साइटोक्रोम C1 ने अपने इलेक्ट्रॉन जो है साइटोक्रोम C को दिए, साइटोक्रोम C ने इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A को दिए, साइटोक्रोम A ने इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A3 को दिए और साइटोक्रोम A3 ने इलेक्ट्रॉन किसको दिया, ऑक्सीजन को दिया। तो ये सीक्वेंस भी आपके दिमाग में रहना चाहिए। और मैंने ये भी कहा था कि एनर्जी गैप कहां होता है, जब एक NADH2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है तो पहला एनर्जी गैप मिलता है NADH2 और FMN के बीच में, एक ATP बनता है। दूसरा मिलता है साइटोक्रोम B और C1 के बीच में, दूसरा ATP बनता है। तीसरा मिलता है साइटोक्रोम A और A3 के बीच में, तीसरा ATP बनता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो है 3 ATP हमको मिलते हैं। अब आज हम बात करेंगे, टोटल कैलकुलेशन लगाएंगे, हम टोटल गणित लगाएंगे कि एक ग्लूकोज से हमको क्या मिला। ठीक है,
मैंने आपको बताया था बेटा कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब सबसे पहले भाग लेगा ग्लाइकोलिसिस के, और ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में, हाँ स्पेलिंग यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस लिखा है तो GLY होना चाहिए, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ यहाँ पे। तो मैंने कहा आपसे कि मैंने कहा ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में क्या होता है बेटा, हमको जो है वो 2 NADH2 मिलते हैं। ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 NADH2 मिलते हैं, और नेट गेन 2 ATP का होता है, क्योंकि 2 ATP हम खर्च करते हैं, 4 ATP मिलता है, तो नेट गेन हमको होता है 2 ATP का। क्लियर, ठीक है। फिर ये जो 2 NADH हमको ग्लाइकोलिसिस से मिले, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बात चल रही है। लिंक रिएक्शन, चूंकि एक पायरुविक एसिड से एक एसिटाइल कोएंजाइम A बनेगा, तो लिंक, चूंकि हमारे पास में ग्लाइकोलिसिस के बाद 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल होते हैं, तो लिंक रिएक्शन भी 2 बार ऑपरेट होता है ना। एक बार की लिंक रिएक्शन में एक NADH2 बनता है, तो 2 बार लिंक रिएक्शन ऑपरेट होगी। लिंक रिएक्शन का मतलब क्या है, पायरुविक एसिड का एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होना, जहां पर कि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, CO2 बाहर निकलती है और NADH2 बनता है, ठीक है। तो 2 NADH2 यहां से मिले हमें। फिर क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, क्रेब्स साइकिल में हम देखते हैं कि क्रेब्स साइकिल में हमको एक क्रेब्स साइकिल में हमको 3 NADH2 मिलता है, एक FADH2 मिलता है। सक्सिनिक एसिड जब फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो एक FADH2 मिलता है, और जब सक्सिनाइल कोएंजाइम A सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है, जब सक्सिनाइल कोएंजाइम A सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो एक GTP मिलता है, जो कि ATP के इक्विवेलेंट होता है। क्लियर। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि एक तो ग्लाइकोलिसिस में सीधा ATP मिला हमको, और एक ATP मिला हमको कहां पर, क्रेब्स साइकिल में मिला हमें, जो GTP के फॉर्म में मिला। और इसके अलावा एक क्रेब्स साइकिल से क्या मिला हमको, 3 NADH2 मिले हमें, एक FADH2 मिला। क्रेब्स साइकिल भी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए 2 बार ऑपरेट होगा, क्योंकि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल 2 एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होंगे, तो क्रेब्स साइकिल एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए 2 बार ऑपरेट होगा, है ना बेटा। तो एक क्रेब्स साइकिल से क्या मिला हमें, 3 NADH2, 2 से कितना हो गया, 6 NADH2 हो गया। एक क्रेब्स साइकिल से एक FADH2 मिला, तो 2 से 2 FADH2 हो गया, और एक क्रेब्स साइकिल से एक GTP मिला, मतलब एक ATP मिला, तो यहां पे 2 ATP हो गए, ठीक है। चलिए कुल मिलाकर देखते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कुल कितने NADH2 मिले। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमें 2 NADH2 ग्लाइकोलिसिस से मिले, 2 NADH2 हमको गेटवे रिएक्शन से मिले, तो कितने हो गए, 4 हो गए। और 6 NADH2 हमको कहां से मिले, वो क्रेब्स साइकिल से मिले, 10 हो गए, 4 + 6 10 हो गया। 10 NADH2 मतलब 30 ATP, क्योंकि एक NADH2 से 3 ATP बनता है, तो 30 ATP हमको थ्रू ETS NADH2 से मिले हमको, ठीक है। और एक FADH2 से क्या मिलता है, 2 ATP मिलता है, और 2 FADH2 मिले थे हमें क्रेब्स साइकिल से, तो कितना हो गया, ये 4 ATP हो गया। FADH2 से हमको 4 ATP मिला, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि 34 ATP हमको मिले हैं थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू हमको टोटल 34 ATP मिलेंगे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। याद रखिएगा, ये केवल वो ATP हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम करेगा, और उनकी संख्या है 34। अब डायरेक्ट ATP कितने मिले आपको, टोटल ATP ग्लाइकोलिसिस में 4 बने थे, 2 आपने खर्च कर लिया था, आपने माइनस कर लिया, नेट गेन हुआ था आपको 2 ATP का, ठीक है। और 2 ATP मिले थे क्रेब्स साइकिल में आपको, तो टोटल 4 ATP, टोटल जो है 4 ATP। 4 ATP कैसे मिले हमें, वो सबस्ट्रेट लेवल पर मिले हमें, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन में मिले हमें, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन पर हमको ये मिले, ठीक है। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये हुआ, इसका बेटा मतलब ये हुआ कि, चलिए ना, हाँ, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि सबस्ट्रेट लेवल पे जब रिएक्शन के दौरान ATP मिलेगा, उसे क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन बोलेंगे। 4 ATP, तो कुल कितना ATP हो गया, 34 ATP। 34 ATP हो गया है आपका ETS के थ्रू, और 4 ATP हो गया आपका सबस्ट्रेट लेवल पे, तो टोटल नेट गेन कितना हो गया, 38 ATP हो गया। अब मैं बोलूं टोटल ATP कितना बना, तो जो आपने 2 माइनस किया है ना ग्लाइकोलिसिस में, 2 आपने जो इन्वेस्ट किया था आपने, तो उसको आपने माइनस कर दिया था, उसको भी जोड़ लो, तो टोटल गेन है ना, हम कहते हैं टोटल ATP एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिला, नेट गेन कितना हो गया, 38 हो गया, क्योंकि 2 आपने जो इन्वेस्ट किया था ग्लाइकोलिसिस में, उसको आपने माइनस कर लिया, ठीक है। तो याद रखिएगा,
एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमको 38 एटीपी मिलते हैं और इन 38 एटीपी में से 34 एटीपी हमको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू मिलते हैं। मतलब मेजॉरिटी, बड़ी मात्रा में एटीपी हमको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हेल्प से मिलते हैं। केवल 4 एटीपी ऐसे होते हैं जो हमको सबस्ट्रेट लेवल पर मिलते हैं। तो नेट गेन ऑफ एटीपी फ्रॉम ए ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन रेस्पिरेशन इज 38 एटीपी। टोटल कितना एटीपी मिलता है? टोटल हमको 40 एटीपी मिलता है यहां पे। क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया रेस्पिरेटरी हिसाब किताब। क्या गणित था, चलिए देखते हैं। एनसीईआरटी क्या लिखता है? द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, इट इज पॉसिबल टू मेक कैलकुलेशन of the net gain of ATP for every glucose molecule oxidized, but in reality this can remain only a theoretical exercise। अब देखिए, अब क्या कहने का मतलब एनसीईआरटी क्या है? एनसीईआरटी क्या कहना चाह रहा है? एनसीईआरटी ने कहा कि देखो भाई, हम ग्लाइकोलिसिस से, हम गेटवे रिएक्शन से, लिंक रिएक्शन से, क्रैब साइकिल से हम जो है जितना भी NADH2 बन रहा है, जो भी मॉलिक्यूल बन रहे हैं, उनको हम एटीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं कि कितना एटीपी हमको मिला। पर प्रैक्टिकली होता ही है कि ये साइकिल इतनी कॉम्प्लेक्स है कि इसमें से कई बार, जैसे क्या, फॉर एग्जाम्पल जो आपने ग्लाइकोलाइसिस किया, पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल बना, पायरुविक एसिड से एस्टाइल कोएंजाइम ए बन गया, और जो एस्टाइल कोएंजाइम ए बना वो फैट बनाने में इस्तेमाल हो गया। मतलब एस्टाइल कोएंजाइम ए से आप फैटी एसिड को क्रिएट कर सकते हो। सेल के अंदर जो बायोसिंथेटिक पाथवे होती है वो इतना सिंपल नहीं है कि हमने रट लिया है एक लाइन से कि ये होता है, नहीं। सेल के अंदर कई सारी बायोसिंथेटिक पाथवे आपस में इंटरमिंगल्ड होती हैं, आपस में गुथी होती है। हो सकता है जो NADH2 यहां पर बना है, उस NADH2 का इस्तेमाल किसी और प्रोसेस बायोसिंथेटिक पाथवे में कर दिया गया हो सकता है कि यहां पर जो एस्टाइल कोएंजाइम ए बना है उसको हमने फैटी एसिड में कन्वर्ट कर दिया, या जो पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल बना है उससे हमने एमिनो एसिड को ड्राइव कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लो ये भी मान लिया हमने कि एस्टाइल कोएंजाइम ए बन गया, उसने बना दिया सिट्रिक एसिड, है ना, क्रैब साइकिल में आके सिट्रिक एसिड से जो है वो सिस एकोनिटिक एसिड बना, आइसोसिट्रिक एसिड बना, ऑक्सोलोसक्सिनिक एसिड बना, अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड बना। अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड एक ऐसा पॉइंट है जहां से कई सारे एमिनो एसिड को आप क्रिएट कर सकते हो। वहां से आपने आगे बढ़ने नहीं दिया, आपने उसको आगे बढ़ने नहीं दिया, आपने अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड को उठाया और एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करें? पाथ पे तो टूट गया बीच में से। चलिए आगे बढ़ाते हैं। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बना, आपने सक्सिनाइल कोएंजाइम ए को देखा और कहा कि चलो निकालते हैं इसको, निकाला, उससे क्लोरोफिल बना दिया आपने। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए इज द प्रिकर्सर ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बन जाता है उससे। तो क्या हुआ? कुल मिलाकर बात यह है कि बायोसिंथेटिक पाथवे इतने आसान नहीं जितना हम समझते हैं। ये ऐसे चौराहे हैं जहां से रास्ता कहां खुलेगा किसी को नहीं मालूम, कि किसी भी डायरेक्शन में जो है वो मॉलिक्यूल जा सकता है। तो बेसिकली इट्स लाइक ए ट्रैफिक, एक हम वो कहते हैं कि ट्रैफिक सिस्टम के समान है जहां से मल्टीपल डायरेक्शन जो है वो निकलते हैं। क्लियर? इसलिए हम कहते हैं कि क्रैब साइकिल एक एम्फीबॉलिक पाथवे है। इसलिए हम कहते हैं कि आपने एटीपी कैलकुलेशन किया, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन बात यह है कि ये जो फैट बता रहे हैं आपकी ऐसा मॉलिक्यूल जाएगा, इसका ये ऐसा जरूरी नहीं है। वो मॉलिक्यूल किसी और मॉलिक्यूल में भी कन्वर्ट हो सकता है, किसी और पाथवे के लिए वो रॉ मेटेरियल के रूप में यूज हो सकता है। ठीक है, चलिए अब क्या लिखा है एनसीईआरटी में? लिखा है कि ये कैलकुलेशन जो है वो किस आधार पर बनाया हमने, क्या एजम्पशन है। नंबर 1, हम ये जानते हैं देयर इज अ सीक्वेंशियल ऑर्डरली पाथवे फंक्शनिंग with one substrate forming the next with glycolysis TCA ETS pathway of following one after another के। मतलब जब भी हम जो है वो एनर्जी कैलकुलेशन करते हैं, जब भी हम रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट को कैलकुलेट करते हैं, तो हमें ये मानकर चलना होता है कि सबसे पहले होगा ग्लाइकोलिसिस, उसके बाद होगा लिंक रिएक्शन, उसके बाद होगा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या क्रैब साइकिल, और उसके बाद होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एक के बाद एक ऐसे सिस्टम काम करेगा तो हम सही से कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, फिर हमें यह भी मानना पड़ेगा कि जितने भी NADH2 बन रहे हैं ग्लाइकोलिसिस में, और जितने भी NADH2 बन रहे हैं क्रैब साइकिल में, जितने भी NADH2 बन रहे हैं लिंक रिएक्शन में, सारे के सारे NADH2 जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कंट्रीब्यूट करेंगे और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होगा। ठीक है, None of the intermediate in the pathway are utilized to synthesize any other compound। कोई भी केमिकल जो बन रहा है उसको बाहर नहीं निकालेंगे आप, वो उसी पाथवे में लगातार कंटिन्यू करता रहेगा, ये आप मानकर चलते हैं। ठीक है, Only glucose is being respired, no other alternative substrate are entering the pathway at any of the intermediate stage। ये भी मानकर चलते हैं कि ग्लूकोज से शुरू किया था हमने, तो ग्लूकोज से जो चीजें बन रही हैं उनको ही शामिल करेंगे हम। ऐसा नहीं है कि एस्टाइल कोएंजाइम एक ग्लूकोज से आए दो और एक कहीं से फैट से आ गया, एक कहीं से अमाइनो एसिड से आ गया, ऐसा उनको कैलकुलेट नहीं करेंगे। मतलब हम एक सीक्वेंस को फॉलो करते हुए चलेंगे।
बट दिस काइंड ऑफ एजम्पशन आर नॉट रियली वैलिड इन लिविंग सिस्टम। जीवित तंत्र में अब देखो बेटा, एक बात सिंपल सी है कि कौन सा केमिकल किस जगह पर बायोसिंथेटिक पाथवे में इस्तेमाल होगा, ये सब सेल की रिक्वायरमेंट पर, सेल की नीड पर होता है। सेल थ्योरेटिकली काम नहीं करती है, सेल काम करती है लिविंग इंटरेक्शन के ऊपर काम करती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑल द पाथवे work simultaneously and do not take place one after another. Okay, substrate enter the pathway and withdrawn from it as and when necessary. ATP is utilized as and when needed. Enzyme rates are controlled by multiple means. के कहने का मतलब ये है कि सेल के अंदर, लिविंग सेल के अंदर कई सारे पाथवे एक साथ चल रहे होते हैं, कई सारे पाथवे आपस में गुथे हुए होते हैं। सेल को जब जिस केमिकल की रिक्वायरमेंट होती है उस केमिकल का सेल इस्तेमाल कर देती है, जब जो केमिकल एक्स्ट्रा होता है उसको जो है वो रेस्पिरेटरी पाथवे में डाल देती है। जब एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी रेस्पिरेशन फास्ट हो जाएगा, जब एटीपी की रिक्वायरमेंट कम होगी रेस्पिरेशन स्लो हो जाएगा। एंजाइम सिस्टम को भी कंट्रोल करती है। तो ये इतना आसान नहीं है कि ग्लाइकोलिसिस हुआ, फिर लिंक रिएक्शन हुआ, फिर क्रैब साइकिल हुआ, फिर ईटीएस हुआ, ये इतना सिंपल नहीं। ये सारी प्रोसेस साइमल्टेनियसली एक साथ चल रही होती है, ठीक है। Yet it is useful to do this exercise to appreciate the beauty and efficiency of the living system in extraction of the storing energy के। अब हमने ये कैलकुलेशन क्यों किया, हमने ये जानने की कोशिश की कि यदि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हम सिंगली मान के, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हम फॉलो करते जाएं तो ये कितना एनर्जी प्रोवाइड करेगा, कितना एनर्जी से निकल सकता है। तो हम लिविंग सिस्टम की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमको 38 एटीपी मॉलिक्यूल मिलता है जब वो एरोबिक रेस्पिरेशन में भाग लेता है। और वो 38 का कैलकुलेशन हम पहले ही देख चुके हैं, पहले ही मैंने आपको बता चुका हूं 38 का नेट गेन कैसे होता है। क्लियर बेटा, याद रखिएगा चीज को, ठीक। अब यहां पर मैं आपको एक एक्स्ट्रा स्टॉक इंफॉर्मेशन देता हूं, ऐसा कहा जाता है कि देयर आर सम सेल्स, सर्टेन कैटेगरी ऑफ सेल्स जो ग्लाइकोलिसिस के NADH2 को अंदर लाने के लिए, जो ग्लाइकोलिसिस के NADH2 को जब अंदर लेके आती है, तो देखिए क्या होता है कि NADH2 के लिए जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन होती है वो इम्परमेबल होती है। यदि हाइड्रोजन आयन के लिए मेम्ब्रेन परमेबल होती है, NADH2 के लिए परमेबल होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया से NADH2 बाहर निकल गए होते हैं, है ना, क्योंकि वो तो हाई कॉन्सेंट्रेशन में अंदर बन रहे हैं। तो जो ग्लाइकोलिसिस के जो NADH2 होते हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। जब उनको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेके आते हैं तो वहां पे दो प्रकार की इलेक्ट्रॉन शटल काम करती है। एक होता है मेलेट एस्पार्टेट शटल होती है, दूसरी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट शटल होती है। एक मेलेट एस्पार्टेट शटल होती है, एक ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट शटल होती है। इतना याद रखना है हमको कि कई कोशिकाएं, कई सेल ऐसी होती है जिनमें की जब आप बाहर से NADH2 ने, जब ग्लाइकोलिसिस के NADH2 को आप माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेके आते हो तो अंदर आते आते वो FADH2 बन जाता है। कैसे, मतलब ये है कि ये मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है, बाहर से NADH2 आया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है यहां पर इस मेम्ब्रेन के पास लाके छोड़ दिए और इन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को जो है वो NAD+ ने लिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या बन गया, NADH2 बन गया, ठीक है। बाहर का NADH2 NAD+ में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सेम टू सेम, बाहर का NADH2 आया मेम्ब्रेन पे, अंदर वाले NAD+ को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दे दिए, अंदर NADH2 बन गया, बाहर NAD+ बन गया। लेकिन मान लो कभी ऐसा हो कि बाहर से NADH2 इलेक्ट्रॉन देने आया, लेकिन अंदर से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए NAD+ नहीं आया, FAD+ आ गया, FAD+ इलेक्ट्रॉन लेने, अंदर से इलेक्ट्रॉन लेने FAD+ आ गया, तो क्या बन जाएगा, वो FADH2 बन जाएगा अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन लेके। तो अब फर्क इतना पड़ जाएगा कि यदि बाहर का NADH2 अंदर भी NADH2 क्रिएट कर देता है तो ATP गेन बराबर रहेगा, लेकिन यदि बाहर का NADH2 अंदर FADH2 के बना रहा है तो 2 ATP कम हो जाएंगे। ऐसा आपको न्यूरॉन्स में देखने मिलता है, नर्वस सिस्टम की सेल्स में आपको देखने मिलता है ऐसा के, वहां पर जो ग्लाइकोलिसिस का जो NADH2 होता है ये अंदर FAD+ को इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो अंदर FADH2 हो जाता है, तो वहां पर नेट गेन आप 38 ना होकर 36 ATP का हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो कुल मिलाकर हमने देखा बेटा कि कैसे ग्लाइकोलिसिस में हुआ ATP बने, कैसे क्रैब साइकिल में ATP बने, कैसे जो है ETS के थ्रू ATP जनरेट हुए यहाँ पे, ठीक है। चलिए, नाउ लेट्स कंपेयर फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन को कंपेयर करते हैं। फर्मेंटेशन में केवल ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है बेटा, ठीक है, और यहां पर जो है वो जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। मैंने आपसे कहा था ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन फर्मेंटेशन में होता है, एनारोबिक
रेस्पिरेशन में होता है, जबकि ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो है कहां होता है, वो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। भाई ग्लूकोज के कंप्लीट जो है वो ऑक्सीडेशन का मतलब ये था कि जैसे ग्लूकोज बना था प्रकृति में वैसे तोड़ दो उसको। CO2 H2O प्लस सोलर एनर्जी ग्लूकोज बना था, ऑक्सीजन बाहर निकला था, और ग्लूकोज में ऑक्सीजन को जोड़ो, CO2 H2O एनर्जी में रिलीज, तोड़ दो उसको, जैसा बना वैसे ही टूट गया, वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा उसका, के वो कहां होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है। इन फर्मेंटेशन ए नेट गेन ऑफ ओनली 2 ATP, यानी फर्मेंटेशन में द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी इज ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, क्लियर। जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि आपको बड़ी संख्या में ATP मिलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो आपको ATP मिलते हैं वो 38 मिलते हैं। इसका मतलब अब एग्जामिनर चतुर होता है, उसने एम्स के अंदर पूछा आपसे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में ATP प्रोडक्शन के बीच क्या अनुपात है, तो आपने कहा 2 ATP मिले हमें, 2 नेट गेन ATP का हुआ आपको फर्मेंटेशन में, एनारोबिक रेस्पिरेशन के 38 का आपको हुआ कहां पर, एरोबिक में। तो क्या रेशियो आ गया ये 1:19, ठीक है, ये अनुपात मिला आपको ATP प्रोडक्शन का, ठीक है। यानी जो है मैंने कहा ना आपसे कि एक ग्लूकोज से 2 ATP बने फर्मेंटेशन में, लेकिन 38 बने आपके एरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। फर्मेंटेशन क्यों होता है मैंने आपको बताया भी था बेटा कि फर्मेंटेशन इसलिए होता है क्योंकि जो है वहां पे NADH2 को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फ्री करने होते हैं, इसलिए वो फर्मेंटेशन में आगे भाग लेता है। तो मैंने कहा पायरुविक एसिड क्यों भाग लेता है फर्मेंटेशन में, ताकि NADH2 के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को निकाला जा सके, ठीक है, और NAD+ फ्री होगा तो ग्लाइकोलिसिस चलता रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम एम्फीबॉलिक पाथवे की, बात करते हैं क्या होता है एम्फीबॉलिक पाथवे के। देखो बेटा, जब हम एम्फीबॉलिक पाथवे की बात करते हैं तो एक बात दिमाग में रखना है हमको कि हम बात कर रहे हैं यहां पे कि जो भी रेस्पिरेटरी पाथवे होती है उनको, हमारे दिमाग में एक बात है कि रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि मॉलिक्यूल टूट रहा होता है और उससे हम एनर्जी हार्वेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन इस दौरान कई केमिकल ऐसे बनते हैं जिनसे जो रॉ मटेरियल के रूप में काम करते हैं दूसरी बायोसिंथेटिक पाथवे के लिए। जैसे मैंने कहा ना आपसे कि जो एस्टाइल कोएंजाइम A बना उससे आप फैटी एसिड बना सकते हो, जो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बना उससे आप अमाइनो एसिड बना सकते हो, जो पायरुविक एसिड बना उससे आप अमाइनो एसिड बना सकते हो, सक्सेनल कोएंजाइम A से आप जो है वो पोरफायरिन रिंग क्रिएट कर सकते हो। मतलब जो केमिकल अंदर बन रहे हैं उनका आप मल्टीपल यूज कर सकते हो। मतलब ये कि क्रेब्स साइकिल केवल एनर्जी देने का काम नहीं कर रहा है, क्रेब्स साइकिल कई सारे इंटरमीडिएट केमिकल भी बना रहा है जो अलग अलग बायोसिंथेटिक पाथवे में इस्तेमाल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो रेस्पिरेटरी पाथवे हैं उसमें कुछ केमिकल टूट तो रहा है, बिल्कुल सही, कैटाबॉलिज्म हो रहा है, लेकिन उसमें जो केमिकल बन रहे, जो उसमें मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं उनका हम बायोसिंथेटिक पाथवे में इस्तेमाल भी करते हैं, तो एनाबॉलिज्म भी हो रहा है। तो मतलब ये एक एम्फीबॉलिक पाथवे है। एम्फीबॉलिक का मतलब है कि मेटाबॉलिक प्रोसेस पूरी इन्वॉल्व है, कुछ केमिकल बन रहे हैं, कुछ केमिकल टूट रहे होते हैं उसमें, ठीक है, चौराहे के समान है, ठीक है। समझ लीजिए कि क्रेब्स साइकिल एक चौराहे के समान है, ठीक है, ये एक स्क्वायर है, ठीक है, यहां से एक साइकिल जो है क्रेब्स साइकिल समझ लीजिए कि एक स्क्वायर चौराहे के समान है, ठीक है, रास्ते खुल रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा एक रास्ता ये निकलता है, एक रास्ता ये निकलता है, एक रास्ता ये निकलता है, एक रास्ता के राउंड अप के। तो अब हुआ ये कि कोई मॉलिक्यूल आया, यहां से आया, इस पाथवे में चला गया, ठीक है, या आगे बढ़ा इस पाथवे से बाहर निकल गया, या आगे बढ़ा इस पाथवे से बाहर निकल गया, या पूरा पाथवे पूरा किया उसने, ठीक है। तो ये मल्टीपल डायरेक्शन खुलते हैं। और ये बात भी सही है कि Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. फैट को, यदि फैट से आपको एटीपी जनरेट करना है तो फैट का होता है बीटा ऑक्सीडेशन, बनता है एस्टाइल कोएंजाइम ए, और एस्टाइल कोएंजाइम ए अपने आप को कहां जोड़ देगा, वो क्रेब्स साइकिल में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो फैट वैसे एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होगा और वो भी जो है आपके पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होकर वहां से जुड़ सकता है वो, ठीक है। देखिए क्या लिखा, देखते हैं। ग्लूकोज इज फेवर्ड सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट था ग्लूकोज, इसको फेवर किया जाता है।
all carbohydrates are usually first converted into glucose before they are used for respiration के सभी कार्बोहाइड्रेट को पहले हम जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, फिर वो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होते हैं। के अदर सबस्ट्रेट जो होते हैं वे भी जो है वो रेस्पिरेशन में जुड़ जाते हैं, जुड़ सकते हैं, लेकिन वे ठीक वहां से नहीं जुड़ेंगे जहां से ग्लूकोज जुड़ा है। के देखिए ग्लूकोज होगा तो ग्लाइकोलाइसिस में भाग लेगा, लेकिन फैट होगा तो उसको बीटा ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, प्रोटीन होगा तो उसको जो है वो डीएमिनेशन के बाद उसको यहां पर जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमने देखा आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए फैट है, फैट फैटी एसिड में ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हुआ, फैटी एसिड जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हुआ, क्रेब्स साइकिल में जुड़ गया। ग्लिसरॉल जो है वो डाइहाइड्रोक्सीस्टोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ और वो कहां जुड़ा, क्रेब्स ग्लाइकोलाइसिस में जुड़ा और वहां से पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो फैट को ऐसे यूज किया आपने। प्रोटीन है, एमाइनो एसिड में इस्तेमाल हुआ, एमाइनो एसिड में कन्वर्ट हुआ, टूटा डाइजेस्ट हुआ, एमिनो एसिड बने और ये एमिनो एसिड जो है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गए और जुड़ गए क्रेब्स साइकिल में जाकर के। और ग्लूकोज का तो पता ही है वो कार्बोहाइड्रेट का कि कैसे ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस होगा और कैसे गेटवे रिएक्शन को जुड़ेगा उठ के। मतलब ये है कि क्रेब्स साइकिल से फैट भी जुड़ सकता है, प्रोटीन भी जुड़ सकता है, कार्बोहाइड्रेट भी जुड़ सकते हैं। तो मतलब क्रेब्स साइकिल एक कॉमन पाथवे जो सबके लिए काम करता है। बस इतनी सी बात है, क्रेब्स साइकिल में जुड़ना कहां है। फैट के पास फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए बना के जुड़ेगा, ग्लिसरॉल जो है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के थ्रू ग्लाइकोलाइसिस में जुड़ जाएगा, प्रोटीन जो है वो पायरुविक एसिड से आके जुड़ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो मतलब फैट would need to be broken down into glycerol and fatty acid first, डाइजेशन हुआ फैट का। If fatty acid were to respired, they would first to degrade to acetyl coenzyme A and enter the pathway। ठीक है, ग्लिसरॉल कहां इंटर करेगा, वो फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा और पाथवे में वो इंटर कर जाएगा। ठीक है, जबकि प्रोटीन क्या होंगे, प्रोटीन जो है वो प्रोटीएज से डिग्रेड होंगे, उनको डाइजेस्ट किया जाएगा, एमिनो एसिड में कन्वर्ट होंगे और एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर पे और एमिनो एसिड को पहले डीएमिनेशन में भाग लेना पड़ेगा। एमिनो एसिड से पहले अमीनो ग्रुप को बाहर निकाल देंगे, एमिनो एसिड का डीएमिनेशन करेंगे, उसके बाद उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वो क्रेब्स साइकिल पर अलग अलग जगह पर जाकर जुड़ सकते हैं। कुछ एमिनो एसिड ऐसे हैं जो एसिटाइल कोएंजाइम ए में जाकर जुड़ जाएंगे, कुछ एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जो पायरुविक एसिड में जुड़ेंगे, कुछ ऐसे होते हैं जो अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड में जाकर जुड़ जाएंगे। डिपेंड करता है, क्योंकि एमिनो एसिड कई तरह के होते हैं, उनके स्ट्रक्चर पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, सिंस रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट, मॉलिक्यूल टूट रहा होता है, इसमें रेस्पिरेटरी प्रोसेस होता है, यहाँ पे मॉलिक्यूल आप यूज कर रहे होते हैं, तो इसे हम कैटाबॉलिक प्रोसेस कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या केवल कैटाबॉलिक प्रोसेस कहना सही है? गलत है। कारण ये है कि यहाँ पर कई केमिकल ऐसे बन रहे हैं जिनका हम रॉ मेटेरियल के रूप में यूज भी कर रहे होते हैं। वी हैव डिस्कस अबव at which point in the respiratory pathway different substrate would enter if there were to be respired and used to drive energy। ठीक है, what is important to recognize is that it is these very compound that would be withdrawn from respiratory pathway for the synthesis of the said substrate। देखिए मतलब फैट जुड़ा कहां पर, देखो फैट को जुड़ा, फैट में कन्वर्ट हुआ फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल में। ठीक है, तो फैटी एसिड ने बनाया एसिटाइल कोएंजाइम ए, जुड़ गया क्रेब्स साइकिल में। उल्टा भी तो हो सकता है, क्रेब्स जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाए और फैट को बना दे, जो ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है वो ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो फैट को बना दे, जो पायरुविक एसिड है वो एमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो प्रोटीन को बना दे, अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड जो है वो एमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो और प्रोटीन को बना दे। तो ये भी तो पॉसिबल है कि यानी कोई जुड़ रहा है वहां से, वहीं से बाहर निकल भी तो सकता है पाथवे वो। ठीक है, तो मतलब ये हुआ the fatty acid would be broken down to acetyl coenzyme A before entering the respiratory pathway when it is used as substrate। Okay? But when organism need to synthesize fatty acid, जब जीव को fatty acid की रिक्वायरमेंट होती है, acetyl coenzyme A would withdrawn from the respiratory pathway। हम acetyl coenzyme A को respiratory pathway से बाहर निकाल लेंगे और fatty acid को बना लेंगे हम। ठीक है, क्लियर। फिर रेस्पिरेटरी पाथवे कम्स इनटू पिक्चर ड्यूरिंग बोथ ब्रेकडाउन एंड दिस सिंथेसिस ऑफ द फैटी एसिड। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप फैटी एसिड को आपने तोड़ा तो रेस्पिरेटरी पाथवे में डाल दिया, जब बनाना हुआ तो रेस्पिरेटरी पाथवे से आपने एसिटाइल कोएंजाइम को बाहर निकाला और फैटी एसिड को क्रिएट भी कर लिया आपने। ठीक है, सेम प्रोटीन के साथ में। सिमिलरली ड्यूरिंग ब्रेकडाउन एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट फॉर्म द लिंक। मैंने कहा ना कि आपने प्रोटीन को तोड़ा, एमिनो एसिड बनाया, आपने डीएमिनेशन किया, आपने जो है वो पायरुविक एसिड को बनाया, अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड को बनाया और वहां जुड़ गए रेस्पिरेटरी पाथवे में। लेकिन जब वापस से एमिनो एसिड की रिक्वायरमेंट हुई तो आपने क्या किया, पायरुविक एसिड को
आपने जो है वो एमिनेट किया, एमिनो ग्रुप ऐड किया, आपने एमिनो एसिड में कन्वर्ट किया उसको आपने, और उसके बाद प्रोटीन को क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस विथ इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कैटाबॉलिज्म और सिंथेसिस द एनाबॉलिज्म, ठीक है। तो हमने कहा कि जो रेस्पिरेटरी पाथवे होते हैं ये एनाबॉलिज्म में भी इन्वॉल्व हैं, कैटाबॉलिज्म में भी इन्वॉल्व हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी पाथवे आर दी एम्फीबॉलिक पाथवे रेदर देन कैटाबॉलिक वन के। तो बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट ये कि जो रेस्पिरेटरी पाथवे हैं वो केवल और केवल कैटाबॉलिक पाथवे नहीं होते हैं, वे एम्फीबॉलिक पाथवे होते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है क्रैब साइकिल के, जहां से कैटाबॉलिज्म भी होता है और जहां पर एनाबॉलिज्म भी होता है, यानी एक केमिकल टूट रहा होता है और दूसरे कई केमिकल बन भी रहे होते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये तो बात समझ में हमको आई कि क्रैब साइकिल को हम एम्फीबॉलिक पाथवे क्यों कहते हैं। अब बात करते हैं हम आरक्यू वैल्यू की, बात करते हैं कि रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट या आरक्यू वैल्यू क्या होता है। देखिए, आरक्यू वैल्यू का सिंपल सा फॉर्मूला बेटा ये होता है कि आरक्यू वैल्यू का फुल फॉर्म है, आरक्यू का फुल फॉर्म है रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, ठीक है, श्वसन गुणांक, हिंदी में इसको बोलते हैं हम श्वसन गुणांक, ठीक है बेटा, है ना। इसका मतलब होता है कि कितना CO2 बाहर निकाला और कितना ऑक्सीजन अंदर ले के, यानी वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, जितना CO2 बाहर निकाला रेस्पिरेशन में उसका वॉल्यूम कितना है और कितना ऑक्सीजन अंदर ले के। मैंने आपसे कहा बेटा याद रखना कि आरक्यू वैल्यू का सिग्निफिकेंस ये होता है कि आप किसी टिश्यू का आरक्यू वैल्यू पता करके आप ये पता लगा सकते हो कि वो टिश्यू किस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का इस्तेमाल कर रहा है, किस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का इस्तेमाल कर रहा है। इसका सिंपल सा फंडा ये बेटा कि जब जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनमें CN H2ON, ये कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्मूला है। मतलब जितना कार्बन होता है उतना ही लगभग ऑक्सीजन होता है कार्बोहाइड्रेट के, याद है ना, C6H12O6, यानी जितना कार्बन होता है उतना ही ऑक्सीजन होता है कार्बोहाइड्रेट में। तो ऐसा मान लीजिए कि एक कार्बन को मॉलिक्यूल को रेस्पिरेशन में इस्तेमाल करने के लिए आपको उतना ही ऑक्सीजन चाहिए पड़ता है। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको याद रहेंगी चीजें इससे कि एक कार्बन को इस्तेमाल करने के लिए आपके पास कितना ऑक्सीजन अवेलेबल है। यदि आप कार्बोहाइड्रेट यूज करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट में जितना कार्बन है उतना ही लगभग ऑक्सीजन है के। तो मतलब यह है कि 1:1 हो गया एक, तो एक को एक से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा वैल्यू, एक को एक से, मतलब मैंने आपसे कहा ना कि क्या हुआ बेटा कि जो कार्बन है उस कार्बन से उतना ही उसको कार्बन को यूज करने के लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए पड़ेगा के। तो मतलब ये कि कार्बोहाइड्रेट में सफिशिएंट क्वांटिटी में ऑक्सीजन है जो कार्बन के बराबर ही है, तो आरक्यू वैल्यू 1 आएगा, आरक्यू वैल्यू वहां पर 1 आएगा, एक आएगा आरक्यू वैल्यू एक। जितना CO2 बाहर निकलेगा उतना ही O2 अंदर ले जाएगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहां पर है, प्रॉब्लम है फैट में। फैट में कार्बन अधिक है ऑक्सीजन कम है, फैट में कार्बन अधिक है ऑक्सीजन कम है। तो सबसे पहले आपको कई सारा ऑक्सीजन ऐसा लेना पड़ेगा जो अधिक कार्बन, जो कार्बन और ऑक्सीजन का लेवल बराबर कर सके। सुनिए बात करके, जब तक कार्बन और ऑक्सीजन का लेवल बराबर नहीं होगा रेस्पिरेशन नहीं होगा, मॉलिक्यूल यूज नहीं होगा वो, ठीक है। हम एक चीजों को सिंप्लीफाई करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा आपसे कि रेस्पिरेशन के लिए कार्बन और ऑक्सीजन बराबर लेवल पर होना चाहिए, तो आरक्यू वैल्यू 1 आ गया। अब लेकिन क्या प्रॉब्लम है फैट की प्रॉब्लम ये है कि उसमें कार्बन अधिक है ऑक्सीजन कम है। तो इसका मतलब आपने मान लो 10 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इस्तेमाल किए, फैट का रेस्पिरेशन कर रहे हैं आप, फैट का रेस्पिरेशन कर रहे हैं आप, फैट का शोषण कर रहे हैं, और आपने 10 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिए। उन 10 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में से आपके 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है ये इस्तेमाल हो गए रेस्पिरेशन में, ठीक है, और 4 इस्तेमाल हुए कन्वर्जन में, कि आपको पहले उस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा जहां पर वो यूज हो सके, आपको ऑक्सीजन ऐड करना पड़ेगा कार्बन में के। तो इमेजिन करते हैं कि आपने 10 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के लिए थे, 6 मॉलिक्यूल तो रेस्पिरेशन में गए, और जो 6 मॉलिक्यूल रेस्पिरेशन में गए ना उन्होंने 6 CO2 को प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। अब आपने तो 10 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिए थे, तो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का क्या हुआ, वे 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है फैट के अंदर ऑक्सीजन की जो कमी थी ऑक्सीजन की, उसको बैलेंस करने में इस्तेमाल हो गए वो। तो आपने 10 ऑक्सीजन अंदर लिए, लेकिन बाहर तो केवल 6 CO2 निकला, क्योंकि बाकी 4 ऑक्सीजन जो थे वो अंदर कन्वर्जन में इस्तेमाल हो गए, अंदर जो चेंजेस चल रहे हैं उसमें इस्तेमाल हो गए। तो आपका आरक्यू वैल्यू कितना आ गया, 0.6 आ गया, ये है ना। मतलब ये हुआ बेटा, यदि
किसी सबस्ट्रेट का आरक्यू वैल्यू 1 से कम आता है तो सिंपल सा इशारा ये है कि ऑक्सीजन को अधिक लेना पड़ेगा, कुछ ऑक्सीजन जो है वो केमिकल कन्वर्जन में इस्तेमाल होगी और रेस्ट ऑफ द ऑक्सीजन फिर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होगी, और जो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होगी वही CO2 को प्रोड्यूस करेगी। क्लियर? तो चूंकि फैट, अब यही प्रोटीन में यही कहानी प्रोटीन की है कि प्रोटीन में भी कार्बन अधिक है, ऑक्सीजन कम है, तो जितना भी ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होगा उसमें से पूरा ऑक्सीजन जो है रेस्पिरेशन में नहीं जाएगा, जितना ऑक्सीजन अंदर लेंगे उसमें से कुछ ऑक्सीजन जो है वो कन्वर्जन में इस्तेमाल होगा, रेस्ट ऑफ द रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होगा। तो आरक्यू वैल्यू प्रोटीन का भी 1 से कम आएगा कि टेकिंग मोर ऑक्सीजन रिलीजिंग लेस CO2, फैट में टेकिंग मोर ऑक्सीजन रिलीजिंग लेस CO2, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में कोई कन्वर्जन नहीं करना, सब सीधा है, जितना CO2 ऑक्सीजन अंदर लोगे उतना ही CO2 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि कन्वर्जन के लिए जरूरत ही नहीं है, कार्बन ऑक्सीजन बराबर लेवल पे है तो कन्वर्जन करना ही नहीं है आपको। तो कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू वैल्यू 1 है, जितना ऑक्सीजन लोगे उतना CO2 बाहर निकलेगा। फैट का, प्रोटीन का आरक्यू वैल्यू 1 से कम है, क्योंकि आप जो भी ऑक्सीजन अंदर लोगे उसका कुछ हिस्सा आपको कन्वर्जन में इस्तेमाल करना पड़ेगा, रेस्ट ऑफ द रेस्पिरेशन में यूज होगा। क्लियर? अब ऑर्गेनिक एसिड की बात करते हैं, ऑक्सैलिक एसिड की बात करें हम, कोई भी ऑर्गेनिक एसिड, अब ऑर्गेनिक एसिड में क्या होता है, COOH ग्रुप होता है। ऑर्गेनिक एसिड में क्या होता है ये कि दे आर हैविंग मोर ऑक्सीजन, तो कम ऑक्सीजन अंदर लिया, अधिक CO2 बाहर निकला, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन तो अंदर प्रेजेंट था। तो ऑर्गेनिक एसिड के लिए, कार्बनिक अम्ल के लिए जो आरक्यू वैल्यू होता है वो 1 से अधिक होता है। क्लियर? चलो सोच के बताओ मेरे को, एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए, अवायवीय श्वसन के लिए, फर्मेंटेशन के लिए आरक्यू वैल्यू कितना होगा? भाई फर्मेंटेशन में तो CO2 बाहर निकल रहा है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में CO2 बाहर निकल रहा है, O2 ले नहीं रहे हो, तो कोई भी फिगर जो बाहर निकल रहा है उसमें आप 2 CO2 बाहर निकला, 0 नीचे O2 है, वैल्यू क्या आएगा? इन्फिनिटी। भाई 0 से कहीं भी डिवाइड करोगे वैल्यू इन्फिनिटी आएगा, मतलब आरक्यू वैल्यू इन्फिनिटी होती है, बगैर ऑक्सीजन को लिए CO2 बाहर निकलती है, आरक्यू वैल्यू इन्फिनिटी हो गई। एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के लिए आरक्यू वैल्यू कितना होगा? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में ना तो ऑक्सीजन अंदर जाएगा ना CO2 बाहर निकलेगा, आरक्यू वैल्यू 0 हो गया, है ना। फिर और सोचते हैं, कहां हम देख सकते हैं, हमने कहा मैच्योरिंग, सुनना बात की, सब क्वेश्चन पूछे गए बेटा एग्जाम MCQ बुक में मिले के, एक सीड है, एक जो है वो ग्राउंडनट, एक मूंगफली का सीड है, ग्राउंड, सुनिए क्वेश्चन को मैं कॉम्प्लीट कर, एक ग्राउंडनट सीड है, मूंगफली का बीज है, वो बन रहा है, मैच्योरिंग हो रहा है, बन रहा है ना, ग्राउंडनट का सीड बन रहा है, तो आरक्यू वैल्यू कितना होगा? ग्राउंडनट का सीड बन रहा है मतलब कार्बोहाइड्रेट को फैट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ग्राउंडनट में तो फैट होता है, मूंगफली के अंदर तो फैट स्टोर होता है बेटा, है ना। तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट को फैट में कन्वर्ट करेंगे, जब कार्बोहाइड्रेट को फैट में कन्वर्ट करेंगे तो ऑक्सीजन को बाहर निकालना पड़ेगा, ऑक्सीजन को बाहर निकालना पड़ेगा तो बाहर से कम ऑक्सीजन लेंगे और CO2 अधिक बाहर निकालेंगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो ग्राउंडनट सीड मैच्योर हो रहा है उसमें कई सारी ऑक्सीजन तो जो है वो कैसे निकलेगी बेटा, वो कई सारी ऑक्सीजन जो है वो मतलब जो ऑक्सीजन अंदर के अंदर जो ऑक्सीजन निकलेगी उसका इस रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाएगा। तो मैच्योरिंग ग्राउंडनट सीड के लिए आरक्यू वैल्यू 1 से अधिक आएगा। लेकिन उल्टा करें हम, एक जर्मिनेटिंग सीड है, जर्मिनेटिंग फैटी सीड है, एक वसी बीज फैटी सीड जर्मिनेट कर रहा है, तो उसमें जो फैट है उसको पहले कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यू नीड मोर ऑक्सीजन, लेस CO2 बाहर निकलेगा, तो आरक्यू वैल्यू उसका 1 से कम आएगा, है ना। क्लियर? तो ये कॉमन सेंस की चीजें हैं कि आरक्यू वैल्यू कैलकुलेट, तो आरक्यू वैल्यू से केवल एक बात का अंदाजा लगता है हमको कि जो भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो क्या होता है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास 3 टिश्यू है, कि देखिए अब तो आप भी आंसर दे देंगे इसका कि हमारे पास 3 टिश्यू है, एक टिश्यू 1, 2 और 3 के टिश्यू 1 का आरक्यू वैल्यू जो है वो 0.7 है, टिश्यू 2 का आरक्यू वैल्यू 1.33 है, टिश्यू 3 का आरक्यू वैल्यू 1 है। तो आपसे मैंने पूछा कि इनमें से कौन सा टिश्यू ऐसा है जो रेस्पिरेशन में प्रोटीन का या फैट का इस्तेमाल कर रहा है। आपने कहा नंबर 1, क्योंकि प्रोटीन और फैट के लिए आरक्यू वैल्यू 1 से कम आता है। हमने कहा इनमें से कौन सा टिश्यू है जो अपने रेस्पिरेशन में ऑर्गेनिक एसिड का इस्तेमाल कर रहा है। आपने कहा नंबर 2, आरक्यू वैल्यू 1.33 है। हमने कहा कौन सा ऐसा टिश्यू जो कि ग्लूकोज का इस्तेमाल कर रहा है, तो हमने कहा कि वो होगा आरक्यू वैल्यू होगा क्या होगा उसका 1, जिसका है वो ग्लूकोज का है, कार्बोहाइड्रेट का यूज कर रहा होगा। ठीक है, क्लियर। देखिए
द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन के। जब कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करेंगे आप एज ए सबस्ट्रेट तो कंप्लीटली वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और आपको आरक्यू वैल्यू 1 मिलेगा, क्योंकि जितना CO2 आप रिलीज करेंगे उतना ही O2 आप अंदर लेंगे आपके यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हुआ बेटा, तो आरक्यू वैल्यू आ गया यहाँ पे 1, ठीक है, आरक्यू वैल्यू 1 आ गया कार्बोहाइड्रेट के लिए। क्लियर, ठीक है, सब पढ़ते हुए चलना बेटा, है ना। आगे बढ़े इसमें, जब फैट का यूज किया आरक्यू वैल्यू लेस देन 1 आया, क्योंकि जैसे फैटी एसिड है ट्राइपामिटीन, जब इसका आपने सबस्ट्रेट के रूप में इस्तेमाल किया तो देखिए आप खुद देख सकते हैं आपके क्या हुआ बेटा, देखिए ध्यान से ना, आपने क्या किया, आपने ट्राइपामिटीन को जब आपने इस्तेमाल किया तो आपने 145 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को लिया आपने, उसमें से उसको लेने के बाद आपने देखा कि 102 CO2 बाहर निकल रहे हैं, मतलब 43 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो इस कन्वर्जन में इस्तेमाल हो गए क्योंकि ऑक्सीजन कम था, ठीक है। तो ट्राइपामिटीन को यूज करने के दौरान जो भी इंटरनल कन्वर्जन हुआ उसमें आपको रेस्ट ऑफ द ऑक्सीजन इस्तेमाल करनी पड़ी, तो 102 CO2 बाहर निकले, 145 O2 को आपने अंदर लिया, मतलब आरक्यू वैल्यू 0.7 आ गया फेट के लिए, ठीक है। जब आप प्रोटीन का यूज करेंगे तो उसका आरक्यू वैल्यू भी 1 से कम आएगा, 0.9 के आसपास आएगा, ठीक है ना। देखिए, व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट in living organisms the respiratory substrate are often more than respiratory substrate are often more than one के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है वो अकेला ग्लूकोज नहीं होता है, कई सारे जो है वो सबस्ट्रेट होते हैं, प्रोटीन फैट के। जनरली क्या होता है, हमारी सेल प्रेफर करती है कार्बोहाइड्रेट को यूज करने के लिए, जब कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाते हैं तो वो फैट का यूज करती है, जब फैट खत्म हो जाएगा तो वो प्रोटीन यूज करेगी। मैंने कहा था आपसे बेटा कि एक वर्ड होता है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, हमारी सेल रेस्पिरेशन में पहले कार्बोहाइड्रेट यूज करती है देन फैट यूज करती है, जब तक वो कार्बोहाइड्रेट और फैट यूज करती है हम उसे फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहते हैं, और जब वो प्रोटीन का यूज करती है उसे हम प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और प्रोटीन सबसे आखिर में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। फिर चलिए, ये तो बात की हमने आरक्यू वैल्यू के ऊपर, अब बात करते हैं, अब देखो बेटा आरक्यू वैल्यू में कुछ पॉइंट ऐड कर लेना, जैसे ऑर्गेनिक एसिड के लिए आरक्यू वैल्यू का मान 1 से अधिक होता है, क्लियर। एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए वैल्यू उसका इन्फिनिटी होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के लिए इसका वैल्यू 0 होता है, याद रखना, ठीक है। अब मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं केमी ऑस्मोटिक थ्योरी के बारे में, तो मैंने आपसे कहा था बेटा कि पीटर मिकेल को उसके लिए 1978 में नोबेल प्राइज मिला था, इन्होंने बताया था कैसे प्रोटॉन ग्रेडियंट मेम्ब्रेन के आर पार इकट्ठा होता है, उससे टी बनता है। तो हमने जिस मेम्ब्रेन को समझा हुआ है, जिसको एनसीईआरटी में डिटेल में दे रखा है, वो है फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन, याद है ना, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन। थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में हमने तो जो मैकेनिज्म थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पर ऑपरेट होती है वही यहां माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होता है। फर्क इतना सा है कि थैलेकॉइड के ल्यूमेन में प्रोटॉन इकट्ठे होते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के आर पार, यहां पर होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो जो प्रोटॉन इकट्ठे होते हैं वो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में इकट्ठे होते हैं, क्लियर, ठीक है। तो ये जो प्रोटॉन इकट्ठे होते हैं कहां होते हैं, ये हो गया बेटा पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस हो गया, ये इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई माइटोकॉन्ड्रिया के, और ये क्या, ये होता है मैट्रिक्स, ठीक है। तो जो प्रोटॉन ग्रेडियंट इकट्ठा होता है बेटा यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में, वो कहां होता है, वो होता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में होता है, ठीक है, ठीक। तो मैंने आपको कहा था कि मेम्ब्रेन के आर पार वैसी कंडीशन होती है टग ऑफ वॉर, कैसे रस्सी खींचता है जैसे, तो जैसे जैसे मेम्ब्रेन के आर पार प्रोटॉन इकट्ठा होने लगेगा तो प्रोटोनोमोटिव फोर्स क्रिएट होगा, और उसी फोर्स को ब्रेक डाउन करके हम एनर्जी रिलीज करेंगे और उससे एटीपी को जनरेट करेंगे, और वहां पे काम करेगा एटीपी सिंथेस, कॉम्प्लेक्स 5 वहां पर काम करेगा, क्लियर, ठीक है। और देखिए है ना, वो कॉम्प्लेक्स फाइबर काम करेगा, तो यहां पर हम एनर्जी निकाल रहे होते हैं, वो एनर्जी वास्तव में प्रोटॉन ग्रेडियंट से के थ्रू ही आती है। अब इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को देखो बेटा, इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस में हमने सोलर एनर्जी इस्तेमाल की थी, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है ना। और उसके थ्रू फिर मैंने कहा था आपसे बेटा कि F0 क्या होता है, F1 क्या होता है, एटीपी सिंथेसिस हम अच्छे से पढ़े हुए हैं, ठीक है। चलिए, अब यहां पर हम देखें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो हमने पूरी कहानी समझ ली है, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें बेटा जो तुमको ध्यान रखना, जैसे कि एक पाथवे, बड़ा इंपॉर्टेंट पाथवे जो आपको मेडिकल कॉलेज में पढ़ना ही पड़ेगा और जिस पर एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन करता है, वो है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। हर बार ग्लूकोज मॉलिक्यूल ग्लाइकोलिसिस में भाग लेकर पायरुविक एसिड में कन्वर्ट नहीं होता है, कुछ ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो एक काम करते हैं, जो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे का हिस्सा बनते हैं, और ये पेंटोस फॉस्फेट पाथवे ऐसा पाथवे होता है जो कई सारी बायोसिंथेटिक पाथवे को
रॉ मेटेरियल प्रोवाइड करता है कि तुमको क्या चाहिए, तुमको क्या चाहिए, जो चाहिए हम ग्लूकोज से बनाकर तुमको देंगे। मतलब एनर्जी मेटाबॉलिज्म के अलावा हमारी सेल के अंदर बायोसिंथेटिक मेटाबॉलिज्म भी होता है, जो जैव संश्लेषित उपापचय क्रियाएं भी होती है, बायोसिंथेटिक प्रोसेस चल रही होती है, उनके लिए कई सारे रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं और वो रॉ मटेरियल देने वाला होता है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के। इसको हम फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे कहते हैं, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट कहते हैं, क्योंकि इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भाग लेता है इसमें, इसलिए इसको यहां पे आपको फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट नहीं बनाना पड़ता है, फ्रुक्टोज 6 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से काम शुरू हो जाता है कि इसको हम हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट कहते हैं कि ये ग्लाइकोलाइसिस के पैरेलल मेटाबॉलिक पाथवे होती है कि इसमें खास बात ये कि आपके न्यूक्लिक एसिड को बनाने के लिए लगातार पेंटोस शुगर की सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। आपको एटीपी बनाना है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाना है, तो भी आपको पेंटोस शुगर चाहिए, जो है वो क्योंकि पेंटोस शुगर तो एटीपी में प्रेजेंट होता है, राइबोस शुगर, ठीक है। आरएनए बनाना है तो राइबोस शुगर चाहिए, तो पेंटोस शुगर का सबसे बड़ा सोर्स होता है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के, और ये पेंटोस शुगर न्यूक्लियोटाइड बनाने में इस्तेमाल होती है। तो याद रखिएगा यहां पर ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन होता है वो वास्तव में यहां पर ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन होता है वो कैटाबॉलिक प्रोसेस के लिए नहीं होता है, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए नहीं होता है, बल्कि उससे कई सारे एनाबॉलिक दूसरे केमिकल बनाने के लिए होता है। और ये पाथवे आपको प्राइमरली देखने मिलती है रेड ब्लड सेल्स के अंदर, आरबीसी में ये पाथवे आपको प्राइमरी देखने मिलता है, ठीक है। याद रखिएगा कि दोनों पाथवे में फर्क ये कि जब ग्लाइकोलाइसिस होगा तो वहां पर NAD प्लस भाग लेगा और NADH2 में कन्वर्ट होगा, ठीक है। याद रखिए NADH2 एनर्जी मेटाबॉलिज्म में भाग लेता है। जब पेंटोस फॉस्फेट पाथवे ऑपरेट होगा तो वहां पर NADP प्लस भाग लेगा और NADPH2 बनेगा, ठीक है। जब भी NADPH2 बनता है ये बायोसिंथेटिक पाथवे है, और जब भी जो है वो NADH2 बनता है वो क्या है, वो रेस्पिरेटरी पाथवे, ठीक है। तो यहां पर बेटा NADH2 बनता है और ये NADH2 का इस्तेमाल हम दूसरे केमिकल्स को बनाने में करते हैं, ठीक है। तो ये पाथवे वो है जो सोर्स है कई सारी बायोसिंथेटिक पाथवे को जो है वो रॉ मेटेरियल प्रोवाइड करने का, ठीक है। दिस इज दी पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, ये शॉर्ट में दे रखा है बेटा, हालांकि ये पाथवे काफी लंबा होता है, तो मेडिकल कॉलेज में जब आप पहुंचेंगे ना तो आपको ये पाथवे पढ़ना पड़ेगा। अभी आपको जो कि एनसीईआरटी में भी नहीं है, आपके सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन तब भी कई बार बाउंसर क्वेश्चन इसके ऊपर एक आध बार पूछ लिया गया कि ये होता क्या है, तो केवल इतना समझना है कि पेंटोस फॉस्फेट पाथवे जो एक अल्टरनेटिव पाथवे होता है ग्लाइकोलाइसिस का, क्लियर, ठीक है। और इस पर पोटेशियम साइनाइड की टॉक्सिक का असर नहीं पड़ता है। आपको पता है दुनिया का सबसे खतरनाक जहर है पोटेशियम साइनाइड, देने के बाद व्यक्ति कुछ ही सेकंड में मर जाता है। पोटेशियम साइनाइड जो है वो रेस्पिरेटरी पाथवे को ब्लॉक करता है, वो साइटोक्रोम A3 को डैमेज कर देता है, तो रेस्पिरेटरी पाथवे रुकने से व्यक्ति मर जाता है। और पोटेशियम साइनाइड रेस्पिरेशन को रोक देता है, ठीक है, लेकिन वो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे को नहीं रोक पाता है। पेंटोस फॉस्फेट पाथवे साइनाइड रेजिस्टेंस होती है, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस रुक जाएगा। क्यों ग्लाइकोलाइसिस रुक जाएगा? क्योंकि पूरा पाथवे ना लास्ट का स्टेप रुक गया ना, तो आगे के पूरे स्टेप जो है ब्लॉक हो जाते हैं, इसलिए ग्लाइकोलाइसिस रुक जाता है, ठीक है, क्लियर। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे मतलब हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट, या हम बोले पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, इसका फर्स्ट एग्जिस्टेंस बताया था वारबर्ग ने। बाद में इस पाथवे को पूरी तरीके से समझाया था जो है वो वर्नर्ड हॉकर, रैकर, लिपमैन, हॉरेकर और डिकेसनेस को समझाया था। तो याद रखिए इसको हम बोलते हैं, इस पाथवे को हम बोलते हैं बारबर्ग, लिपमैन एंड डिकेंस पाथवे भी कहते हैं। जिससे याद है आपको हमने कहा था उसको ग्लाइकोलाइसिस को हमने क्या कहा था बेटा, ग्लाइकोलाइसिस के बारे में हमने क्या वर्ड यूज किया था, हमने बताइए, याद करके बताइए ग्लाइकोलाइसिस के लिए हमने क्या वर्ड इस्तेमाल किया था, जो हमने कहा था उसको EMP एम्डन मेयरहाफ पार्नस पाथवे कहा था, ठीक है, क्योंकि एम्डन मेयरहाफ पार्नस ने उसको बताया था। ऐसी पेंटोस फॉस्फेट पाथवे को हम WLD पाथवे कहते हैं, बारबर्ग, लिपमैन और डिकेंस ने इसको डिटेल में समझाया था, क्लियर, ठीक है। चलिए यहां पर हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट पूरा होता है।
अब इसके अलावा आप यदि कोई एमसीक्यू बुक देखेंगे तो आपको उसमें एंटर ड्रॉप पाथवे भी देखने मिलेगा आपको उसमें के, तो बहुत सारे डिफरेंट पाथवे देखने मिलेंगे, तो वो सब हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए उनके बारे में हमें चर्चा नहीं करना। लेकिन मैं क्लियर कर दूं कि कुछ भी चीज ऐसी मुझे लगेगी जो जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए, तो वो मैं आपको परफॉर्मेंस इनहांसमेंट शीट प्रोवाइड करूंगा, तो उसको देखते रहिएगा। जैसे मैंने क्रैप साइकिल ऑलरेडी दिया आपको मिनट के, तो ऐसे ही मैं कुछ जो परफॉर्मेंस इनहांसमेंट शीट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को बेटा शामिल करता हूं, इसलिए मैं टाइटल ले देता हूं कि क्या उस शीट के अंदर है, तो उसको बेटा देख लिया करो, अवॉइड मत करो उसको, ठीक है ना। बाद में लगेगा कि यार लिखा था शीट के अंदर एक क्वेश्चन, मान लो कोई बाउंसर आया, आप बोलोगे सीट में था प्रेजेंट लेकिन हमने पढ़ा नहीं हमने, तो ऐसा रिग्रेट बाद में नहीं रहना चाहिए, इसलिए बेटा पढ़ लिया करो एक बार, है ना। और डीपीपी प्लीज रेगुलर में सॉल्व कीजिए आप, है ना, उसको पेंडिंग मत कीजिए कि बाद में करेंगे नहीं, रोज में आपको डीपीपी जो काम रोज आपको पूरा करना है। तो यहां पर हमारा एक और चैप्टर कवर हुआ प्लांट फिजियोलॉजी का, ठीक है ना। तो चलिए पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.